अब जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो लेप्रोसी। कोड नीचे में वजह जीता शांत हो। कोड के बारे में बताइए लेप्रोसी। ओकरे को कोड नहीं, उसमें चल नहीं सकते हैं। लेप्रोसी तो तभी समाज में लेप्रोसी जिसको कुष्ठ भी कहते हैं। ये तो पॉजिटिव एजेंट है बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रा। माइकोबैक्टीरियम लेप्रा इट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं। एक्चुअली इसका जो मोड ऑफ इंफेक्शन है वहाँ फिर ड्रॉपलेट इंफेक्शन तो कंकाल के थ्रू फैलता है ये बैक्टीरिया। कुछ केसेस में है जो लेप्रोसी के पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट से भी होता है, पर बहुत नेग्लिजिबल इंसिडेंस होता है। ज्यादातर होता है ड्रॉपलेट इंफेक्शन। इन सम केसेस आल्सो ड्यू टू कांटेक्ट विद द पेशेंट। तो लेप्रोसी का जो पैथोजेनिसिटी है उसमें है कि व्हाट्सएप बना एक्चुअली हम लोग लेप्रोसी को क्लासिफाई कर सकते हैं on the basis of pathogenicity. On the basis of pathogenicity, we can classify the leprosy into 3 types. हम लोग 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं लेप्रोसी को। लेप्रोसी it is caused by the bacterium Mycobacterium lepra and mode of infection is droplet infection, यानी through the sputum. In some cases, the infection may also occur due to direct contact with the patient. Now, pathogenicity and pathogenicity में अगर हम लोग देखें तो 3 फेज मिलेगा प्लेग का, यानी प्लेग has been classified into 3 phases. पढ़ाओ जी कहलाता है ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखें तो हाइपोपिगमेंटेशन इन द स्किन इन द इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी। जहाँ भी इन्फेक्शन हुआ है उस पार्ट में स्किन हाइपोपिगमेंटेड यानी व्हाइट हो जाएगा, पिगमेंटेशन लॉस हो कम हो जाता है, वो बाकी स्किन से उजला दिखाई पड़ेगा। एंड द डीजनरेशन ऑफ नर्व एंड रिसेप्टर्स इन द इन्फेक्टेड साइट, यानी स्किन का वो हिस्सा उजला हो जाएगा जहाँ इन्फेक्शन हुआ है, और वहाँ पे जो नर्व एंड रिसेप्टर है जैसे कैलो रिसेप्टर, टच रिसेप्टर, इन सब जो हम लोग स्किन में होता है वो वहाँ नहीं है, यानी लॉस ऑफ सेंसेशन। उस जगह पे आप पीन भी चुभा दीजिएगा तो दर्द नहीं है, बिकॉज वहाँ जो नर्व एंड रिसेप्टर है they have been damaged. रिसेप्टर डैमेज हो गया तो सेंसेशन नहीं, और थोड़ा बहुत कभी पैरिक्स या बुखार हो सकता है, तो बहुत माइल्ड है। अब इस जगह पे जहाँ इंफेक्शन हुआ छोटा छोटा दाने के जैसा स्ट्रक्चर दिख सकता है, हल्का हल्का छोटा छोटा स्वेलिंग दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी कहते हैं। ट्यूबरकुलोइड ट्यूबरकल यानी छोटा छोटा दाने के जैसा स्वेलिंग दिखता है। तो मामला क्लियर है कि स्किन जहाँ पे इंफेक्शन होगा स्किन हाइपोपिगमेंटेशन हो जाएगा यानी व्हाइट हो जाएगा कलर, उस जगह पे नर्व एंड रिसेप्टर जो है डैमेज हो जाएंगे यानी लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा। और तीसरी बात है वहाँ पे छोटा छोटा दाने के जैसा स्वेलिंग दिखेगा ट्यूबर। तो ये अर्ली स्टेज है एंड इट इज परफेक्टली क्योरेबल, ये 100% क्योरेबल है।
लेकिन ज्यादातर केस में लोग उसका इलाज नहीं कराते। ये भी अजीब मामला है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हम लोगों के सोसाइटी में इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी बैड डिजीज, अनवांटेड डिजीज माना जाता है कुष्ठ को। हम लोग ऐसा बहुत खराब डिजीज मानते हैं, जबकि है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन लोग इसको सोसाइटी में बहुत खराब मानते हैं, शुरू से चला आ रहा है और ये जानकारी का अभाव है लोगों में, तो इसको लोग पसंद नहीं करते हैं। अब किसी को ये नहीं पता चल जाए कि हमको कुष्ठ हुआ है, इसको छिपाने के चक्कर में लोग दूसरे को बताते नहीं तो बताएंगे तो लोग हो सकता है कि उसको घर से, सोसाइटी से डिवाइड कर निकाल बताते हैं, और तब नतीजा होता है कि ये धीरे धीरे अब खतरनाक स्टेज में जाता है, जिसको कहते हैं लेप्रोमैटस लेप्रोसी। इट इज द मोस्ट क्रिपलिंग फॉर्म ऑफ लेप्रोसी। क्रिपलिंग फॉर्म कहने का मतलब मोस्ट डैमेजिंग फॉर्म ऑफ लेप्रोसी, जिसमें ऑर्गन और टिश्यू डैमेज होने लगता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पैरेक्सिया, बुखार तो रहेगा ही, इन्फेक्शन है। नेजल कंजेशन, नाक में बराबर, नाक में सर्दी खांसी रहेगी और नाक बराबर जाम रहेगी, नेजल कंजेशन। देन लॉस ऑफ अपर इंसीजर, ऊपर वाला जो दांत है वो टूट जाएगा। लॉस ऑफ नोज, नोज का आगे वाला जो हिस्सा है ये डैमेज हो जाए। लॉस ऑफ पिन्ना, पिन्ना भी गिर जाएगा, नाक भी आगे बढ़ गया, मतलब खत्म हो गया, आगे का दांत इंसीजर टूट गया। लॉस ऑफ फैलेंजेस, ये जो लिगामेंट होता है, फैलेंजेस कहते हैं फिंगर बोन्स को, तो एक फिंगर बोन है, दूसरा बोन है, इनको जोड़ने वाला लिगामेंट है, लिगामेंट डैमेज हो जाता है तो ये डिटैच हो जाता है, फिंगर कट, यानी उंगली भी कट। और मेल में ऑर्काइटिस और फीमेल में बूफराइटिस, यानी अब डीजनरेटिव एंड टेस्टिस भी स्टार्ट हो जाता है, इट मे कॉज स्टर्लिंग। So these are the common symptoms in lepromatous leprosy. अभी भी अगर ट्रीटमेंट होता है प्रॉपर तो पर्सन विल सर्वाइव। अगर इस स्टेज में भी ट्रीटमेंट ठीक से करें तो पर्सन सर्वाइव करेगा। एक ही चीज है कि दो पार्ट डैमेज हो गया, जैसे नोज हट गया, पिन्ना हट गया, फिंगर हट गया, तो वो दोबारा तो नहीं आएगी, पेशेंट विल सर्वाइव। अब इन दोनों के बीच ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी और लेप्रोमैटस लेप्रोसी के बीच एक तीसरा स्टेज है, which is called borderline leprosy. नाम से भी आप समझ गए होंगे। borderline leprosy कहने का मतलब है कि जब हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो borderline leprosy तक पर्सन इज 100% क्योर। अभी ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी है, उसके बाद बॉर्डरलाइन लेप्रोसी, वहां तक भी अगर उपचार हो गया तो कोई और डैमेज नहीं होगा। लेकिन लेप्रोमैटस लेप्रोसी आ गया तो काफी ऑर्गन डैमेज हो गए, जैसे का लॉस ऑफ अपर इंसीजर, नोज, पिन्ना, फैलेंजेस, ये सब होगा, तो पर्सन में नॉट सर्वाइव। अगर ठीक से ट्रीटमेंट होता है, सर्वाइव नहीं होता है तो सर्वाइव नहीं करेगा। अब प्रोफाइलैक्सिस में है कि हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करना है, और लेप्रोसी हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन रखें और जो उस तरह का पेशेंट है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट से बचे। और अगर अभी तक लेप्रोसी का वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं, तो इसलिए अभी तक इस्तेमाल होता है एंटीबायोटिक्स पर। तो अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीबायोटिक्स यूज कर ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ट्रीटमेंट होगा तो डेथ नहीं होता है। तो ये नहीं कहेंगे कि इट इज अ फेटल डिजीज। और इतना सारा जो प्रॉब्लम आता है वो सिर्फ सोशल स्टिग्मा, एक गलत जानकारी के कारण, एक गलत धारणा, स्टिग्मा कहते हैं, गलत धारणा के कारण होता है ये खराबी। अगर इसको ठीक से शुरू से ही इलाज करें, इट इज 100%। तो लेप्रोसी डिस्कस कर लिया हमने। नाउ नेक्स्ट डिजीज है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा आई डिजीज है और पॉजिटिव एजेंट है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस।
Chlamydia trachomatis, which is a bacteria. पहले लोग इस पर काफी कंफ्यूजन रहता था कि बैक्टीरिया है कि वायरस है। तो वो कंफ्यूजन इसलिए है कि ये जो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस है, like viruses, this bacteria grows only within the living cell. वायरस का कैरेक्टर है, वही कैरेक्टर इसका भी है, लिविंग सेल में ही जिंदा रहेगा ये बैक्टीरिया, बट इट हैज बोथ आरएनए एंड डीएनए। तो अगर इसमें आरएनए और डीएनए दोनों है तो बैक्टीरिया है। अगर वायरस होगा तो आइदर आरएनए वायरस होता है या डीएनए वायरस होता है, इसके पास दोनों है। तो इट इज बैक्टीरिया, बट लाइक वायरसेस इट ग्रोज ओनली विद इन द लिविंग सेल्स। तो इसलिए कंफ्यूजन था, बट इट इज बैक्टीरिया। मोड ऑफ इन्फेक्शन है फोमाइट इन्फेक्शन। फोमाइट इन्फेक्शन बताया था कि कोई पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके द्वारा कोई चीज इस्तेमाल किया गया है, उसका इस्तेमाल अगर कोई दूसरा पर्सन कर लेगा तो होगा। जैसे आँख में है तो कोई चश्मा पहना है, स्पेक्टिकल्स है, उसका कोई दूसरा ले लेगा, रुमाल है, टॉवेल्स है, वो कोई दूसरा उसका इस्तेमाल कर लेगा तो फिर इन्फेक्शन हो, फोमाइट इन्फेक्शन। और पैथोजेनिसिटी में तो पायरेक्सिया तो होगा ही होगा, हल्का पायरेक्सिया होगा। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है हाइड्रोफोबिस, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया, फोटो फॉर लाइट, और फोबिया मीन्स हेट और डिसलाइक फॉर द लाइट, यानी रोशनी की ओर वो नहीं देखना चाहता, रोशनी उसको अच्छा नहीं लगेगा, सनलाइट। देन वाटरी आइज, आंख से काफी पानी आएगा, इरिटेशन होगा, आंख में जलन होगा। अब अगर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो इसमें डैमेज द आइज या आई को डैमेज भी कर सकता है। तो प्रोफाइलैक्सिस है कि अनहाइजीनिक चीज का इस्तेमाल नहीं करे, या जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए चीजों का वो यूज नहीं करें। और दूसरी चीज है कि अगर इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक पर पेनिसिलिन ऑइंटमेंट होता है आँख के लिए उसका, या अब तो बहुत सारे एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स आ गए हैं, तो कोई भी आई स्पेशलिस्ट वो आई ड्रॉप लिखेगा एंटीबायोटिक का, उससे वो एंटीबायोटिक होता है, आई ड्रॉप तो देगा तो उससे वो ठीक हो जाएगा। नहीं इलाज करेंगे तो आँख डैमेज हो सकता है। तो इतना तो जनरल बैक्टीरियल डिजीज था। अब दो एसटीडी है। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, दो डिजीज है जिसको हम लोग एसटीडी कहते हैं। सेक्स, इनका ट्रांसमिशन सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से या इंटरकोर्स से। तो पहला डिजीज है गोनोरिया। पहला जो है डिजीज डिस्कस कर रहे हैं गोनोरिया। पॉजिटिव एजेंट इज नीसेरिया गोनोरी। पॉजिटिव एजेंट है नीसेरिया गोनोरी बैक्टीरिया। मोड ऑफ इन्फेक्शन है सेक्सुअल इंटरैक्शन, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। और पैथोजेनिसिटी में इसलिए एसटीडी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और पैथोजेनिसिटी में देखें तो डेवलपमेंट ऑफ मैकुली और पैपुली। मैकुली कहेंगे तो छोटा दाना, पैपुली कहेंगे तो बड़ा दाना या घाव के जैसा चीज, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो डेवलपमेंट ऑफ मैकुली और पैपुली यानी अल्सर, घाव जैसा इन द सर्विक्स ऑफ द फीमेल एज वेल एज इन वेजाइना। इसको सर्विकोवैजिनाइटिस कहते हैं। सर्विकोवैजिनाइटिस, इन्फेक्शन इन सर्विक्स एंड वेजाइना इन फीमेल, सर्विकोवैजिनाइटिस। Then urethritis, infection in the urethra, जैसे यूरिन पास करता है उसमें इन्फेक्शन। डिसयूरिया यानी पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन पास करने में तकलीफ होती है। तो ये यूरेथ्राइटिस, इन्फेक्शन इन यूरेथ्रा, डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन एंड सर्विकोवैजिनाइटिस इन फीमेल। Then इसके अलावा पायरेक्सिया, इरिटेशन, these are the common symptoms. Other symptoms में कहेंगे
अदर सिम्टम्स में, तो मायोकार्डाइटिस यानी इंफेक्शन इन द कार्डियक मसल, पेरिफेरल न्यूराइटिस भी हो सकता है, और कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकता है। तो ये सब इसमें हो सकता है, बट ये बहुत ऐसा नहीं है कि ये इसमें कोई बहुत खतरा है। हाँ, प्रॉब्लम होगा, इरिटेशन होगा, तकलीफ होती जाएगी, बट इससे जान नहीं जाता है, डेथ नहीं होता है। और प्रोफाइलैक्सिस में है कि इस तरह का सावधानी रखें, इस तरह के इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं रखें। और दूसरी बात है कि अगर इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, जो डॉक्टर बताएं एंटीबायोटिक। कभी कभी न्यूबॉर्न बेबी को भी होता है गोनोरिया का इन्फेक्शन, न्यूबॉर्न बेबी को भी होता है, जैसे मदर इन्फेक्टेड है सर्विक्स और वेजाइनल में इन्फेक्शन। तो जब बच्चे का जन्म होगा तो बर्थ कैनाल से उसका आईज या उसके किसी पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में आता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, बच्चे में भी आ सकता है। और अब लास्ट जो डिजीज है बैक्टीरियल डिजीज में वो है, इसमें गोनोरिया और सिफिलिस है। तो गोनोरिया पढ़ लिया, नेक्स्ट है सिफिलिस, लास्ट एड्स तो पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके सिफिलिस। तो सिफिलिस पॉजिटिव एजेंट इज ट्रेपोनिमा पैलिडम। इसका जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसका नाम है ट्रेपोनिमा पैलिडम। इट इज द बैक्टीरिया व्हिच कॉजेस सिफिलिस। मोड ऑफ इन्फेक्शन इज अगेन एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है एसटीडी। और यहाँ पे जो सिम्टम्स है, यहाँ भी डेवलपमेंट ऑफ मैकुली और पैपुली, छोटा या बड़ा दाना डेवलप हो जाएगा जेनिटल ऑर्गन में, मेल और फीमेल का। लेकिन ये थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, इसलिए ये धीरे धीरे ये जो छोटा या बड़ा दाना है या जो घाव है, ये बड़े घाव में परिवर्तित हो जाता है अगर ट्रीटमेंट नहीं करें। जिसको हंटेरियन चांसर कहते हैं, लिखा भी हुआ आपके असाइनमेंट में दिया है, हंटेरियन चांसर्स ये बड़ा घाव हो जाता है जेनिटल ऑर्गन सिफिलिस में। और उसी घाव से, उसी इन्फेक्टेड साइट से बैक्टीरिया इंटर कर जाता है ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड के साथ वो डिफरेंट पार्ट में जाता है। जैसे ब्रेन में पहुंच गया तो इंसेफेलाइटिस कॉज करेगा, हार्ट में पहुंच गया मायोकार्डाइटिस, लीवर में पहुंच गया हेपेटाइटिस, किडनी में पहुंच गया नेफ्राइटिस। जहां भी जाएगा वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, और इट में भी फेटल। अब जैसे वाइटल ऑर्गन में ये चला गया, वहाँ इन्फेक्शन हो गया, तो पर्सन का डेथ भी हो सकता है। दैट्स व्हाई सिफिलिस इज मोर सीरियस देन गोनोरिया, सबसे ज्यादा सीरियस है। इसको सीरियसली लेकर तुरंत इसका ट्रीटमेंट जरूरी है। और प्रोफाइलैक्सिस तो वही है कि जो इंटरैक्शन होना चाहिए, सेक्सुअल इंटरैक्शन, वो काफी सेफ होना चाहिए। दूसरी बात कि इसके लिए वैक्सीन भी है, तो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और अगर इन्फेक्शन हो गया फिर यूज ऑफ एंटीबायोटिक। तो इतना बैक्टीरियल डिजीज था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब वायरल डिजीज में पहला डिस्कस करें मम्प्स। तो मम्प्स जो होगा, इसका इस वायरस का इन्फेक्शन होता है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो बताया था, सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट बिलो द ईयर, कान के नीचे सैलिवरी ग्लैंड है, उसमें इन्फेक्शन होता है मम्प्स का। और मोड ऑफ इन्फेक्शन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। आरएनए वायरस है मम्प्स वायरस, आरएनए वायरस है, पैरामिक्सो वायरस कहते हैं, इस आरएनए वायरस। एक बार जब इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो इट प्रोवाइड्स लाइफ टाइम इम्यूनिटी। यानी इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनता है, बताया इम्यून सिस्टम में, वो लाइफ लॉन्ग दोबारा फिर इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसका ज्यादा असर नहीं है। नाउ सिम्टम्स देखें तो इन्फेक्शन के कारण सैलिवरी ग्लैंड इलाज कर जाएगा, इन्फ्लेम कर जाएगा, स्वेलिंग, तो ये सूज जाएगा, गाल वाले यहाँ तक पूरा पोर्शन सूज, इन्फ्लेम होगा, दर्द होगा, काफी दर्द होगा, फूड या वाटर को निगलने में काफी परेशानी होगी, पैरेक्सिया, बुखार बहुत ज्यादा होगा,
उसके अलावा वॉमिटिंग हो सकता है और काफी ज्यादा नर्वसनेस काफी हो, काफी घबराया हुआ है घंटे से। और कभी कभी मेल में ऑर्काइटिस, मेल के केस में टेस्टिस में इंफेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन इन टेस्टिस। फीमेल में ऊफोराइटिस, यानी फीमेल को ओवरी में इंफेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन इन ओवरी, तो ऊफोराइटिस इन फीमेल, ये कभी कभी हो सकता है। और इसका प्रोफाइलैक्सिस है, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक कंडीशन एंड वैक्सीनेशन। मम्स का वैक्सीन आता है वो लेना है, और ट्रीटमेंट में यूज ऑफ एंटीबायोटिक। मम्स हो गया। ना दूसरा वायरल डिजीज जो आपके सिलेबस में है वो है चिकन पॉक्स, एंड द पॉजिटिव एजेंट इज वैरिसेला जोस्टर व्हिच इज डीएनए वायरस। ये डीएनए वायरस है वैरिसेला जोस्टर, जैसे चिकन पॉक्स होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन इज अगेन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फिर ये होता है थूका के थ्रू भी होता है। और पैथोजेनिसिटी देखें तो ड्यू ड्रॉप लाइक स्वेलिंग्स, जैसे ओस का बूंद होता है, उसका बूंद उतना ही साइज का स्वेलिंग हो जाता है फेशियल रीजन या बॉडी में, पूरे बॉडी में दाना दाना उस तरह का होता है। पैलेटल रैशेस, ये जो माउथ के अंदर जो पैलेट है वहां पे घाव हो जाता है, पैलेटल रैशेस जिसको कहते हैं। कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकता है, आंख में भी इंफेक्शन हो सकता है कंजंक्टिवाइटिस। और साथ ही साथ कभी कभी ब्रीदिंग में भी, लंग में भी इंफेक्शन होता है, तो ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो सकता है। पैरेक्सिया होगा, देन फोटोफोबिया, वाटरी आईज, आंख से पानी निकलेगा, these are the common symptoms। डेथ तो नहीं होता है, लेकिन प्रोफाइलैक्सिस में कि हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करना और वैक्सीनेशन, और ट्रीटमेंट हो जाए तो यूज ऑफ एंटीबायोटिक। अगर इंफेक्शन हो जाए तो ट्रीटमेंट इज यूज ऑफ एंटीबायोटिक। नाउ तीसरा जो वायरल डिजीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मीजल्स। मीजल्स पॉजिटिव एजेंट इज रूबियोला वायरस, आरएनए वायरस है। यही ध्यान रखना है, वायरस बैक्टीरिया का नाम ही ध्यान रखना है, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही दिमाग में रखना है। तो मम्स का जो पॉजिटिव एजेंट होता है रूबियोला वायरस, इट इज आरएनए वायरस, ये आरएनए वायरस है। मोड ऑफ इन्फेक्शन फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, धोखा का। इसलिए पहले भी बताया था कि सबसे ज्यादा जो अनहाइजीनिक कंडीशन होता है, कहीं कहीं इधर उधर टूट गया और वो उसी से ज्यादा बीमारी होती है। तो ये हो गया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सिम्टम्स में अगर देखें तो सिम्टम्स में फिर यहाँ पे कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस है, पेरिफेरल न्यूरॉन्स की इन्फ्लेमेशन हो सकता है, पैरेक्सिया, these are the common symptoms। लेकिन कई बार कंफ्यूजन होता है कि मीजल्स है या नहीं। तो मीजल्स का सबसे जो इम्पोर्टेंट पहचान है वो है अपीयरेंस ऑफ द पॉप्लिक स्पॉट, पॉप्लिक KOPLLIK, पॉप्लिक स्पॉट नियर द अपर सेकंड मोलर। ऊपर वाला जो दांत है सेकंड मोलर, उसके बेस के पास एक घाव होगा, रेड कलर का, व्हाइट, उसका व्हाइट पैचेज जैसा वो घाव होता है, पॉप्लिक स्पॉट। अगर ये सेकंड मोलर के पास हो गया है मसूड़े में, इसका मतलब मीजल्स है। नहीं है तो मीजल नहीं, कोई भी एलर्जी हो सकती है, बट इट इज नॉट मीजल। और ट्रीटमेंट में वैक्सीनेशन लेते हैं, प्रोफाइलैक्सिस में वैक्सीनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक कंडीशन, और ट्रीटमेंट में है यूज ऑफ एंटीबायोटिक एंड अदर ड्रग जो भी डॉक्टर सजेस्ट करें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वायरल डिजीज है वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, डेंगू, जो भी बहुत फैला है। तो डेंगू वायरस आरएनए वायरस है, डेंगू वायरस इज आल्सो आरएनए वायरस, और मोड ऑफ इन्फेक्शन है, इसका कैरियर होता है एडिस एजिप्टी, एडिस फ्लाई कहते हैं, एडिस एजिप्टी मच्छर है, एडिस एजिप्टी। It grows only in the stagnant fresh water। घर के आसपास कहीं साफ पानी जमा है तो उसमें ये मच्छर पनपता है, इसका लार्वा पनपता है।
इस मच्छर की खासियत है कि अभी तो बहुत फैला हुआ डेंगू पटना में फैला हुआ, उसे समझ। इस मच्छर की खासियत है कि ये 2 से 3 फीट, ये 2 से 2.5 फीट उड़ता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। तो लोग मानते थे कि जो सेकंड और थर्ड फ्लोर पे रहेंगे उनको डेंगू नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी पर्सन के साथ भी चला जाएगा, ऊपर लिफ्ट से भी चला जाएगा, वैसे जा सकता है। तो इस वायरस का, डेंगू का ये जो मामला है, जब इसका इन्फेक्शन होता है तो इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट हम लोग पढ़ेंगे ब्लड, जिसका ब्लड में 3 तरह का बॉक्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो प्लेटलेट का काम है ब्लड को पंप करना, उनको जमने में मदद करना। और प्लेटलेट का जो नंबर है वो 2.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, 2.5 लाख to 4.5 लाख पर क्यूबिक। लेकिन जब डेंगू का इन्फेक्शन होगा तो ये हो सकता है नंबर ऑफ प्लेटलेट बहुत घट जाए, ये 40,000 के आसपास चला या उससे नीचे, तो फिर हेमरेज स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। और काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने से पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता है। सीवियर हेडेक होगा, काफी हाई फीवर होगा, अनइजीनेस फील होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, दीज आर अदर सिम्टम्स। काफी वीकनेस होगा। तो प्रोफाइलैक्सिस है कि मच्छर को मार दें, larva को पनपने नहीं दें, अपने घर के आसपास जो साफ पानी है उसको इकट्ठा नहीं होने दें, जैसे गमला है, कूलर है, कहीं भी रहता है पानी, तो उसको इकट्ठा नहीं रखें। और दूसरी बात कि इसका भी वैक्सीन है, वैक्सीन ले सकते हैं। अगर हो जाए तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ अगर सीवियर कंडीशन होता है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन होता है, यानी प्लेटलेट की कमी हो रही है, उसको पूरा करने के लिए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अगर ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो तो पर्सन में भी फेटल, अच्छा से अगर इलाज नहीं हो तो डेथ भी हो सकती है। डेंगू के बाद जो नेक्स्ट वायरल डिजीज है वो है, वो हम लोग कह सकते हैं पोलियो माइलिटिस, बहुत पहले से चला। अभी तो इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड एज पोलियो फ्री कंट्री बाय WHO। WHO ने इंडिया को, यह ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया को WHO ने यह सर्टिफिकेट दे दिया है कि यहाँ पे पोलियो का पेशेंट अब नहीं। फिर भी पोलियो का प्रोग्राम अभी जारी है। पोलियो वायरस, ये पोलियो वायरस है, RNA वायरस, इसका इन्फेक्शन होता है थ्रू द एयर। अब इतना ज्यादा ये इसका चांसेस इन्फेक्शन था कि अगर कोई पोलियो से ग्रसित कोई बच्चा है और कहीं ओपन डिफिकेशन करता है, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है ओरोफिकल रूट, एयर के थ्रू जाता है या ओरोफिकल रूट। तो अगर वो ओपन डिफिकेशन करता है तो उसके आसपास 10 किलोमीटर की एरिया में कोई भी दूसरा बच्चा हो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो दैट्स व्हाई ये बहुत तेजी से फैलता भी है। तो इसको खत्म किया गया इंडिया में। अब इसका पैथोजेनिसिटी देखें तो वायरस अटैक्स द, जैसे हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड में, तो गर्दन में यहाँ पे गैंग्लिया होता है जिसको सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, सर्वाइकल नेटवर्क, और उससे नर्व जाता है हम लोगों के हाथ में, सर्वाइकल प्लेक्सस से नर्व जाता है हाथ में। और दूसरा लंबोसैक्रल प्लेक्सस, कमर के पास होता है, कमर से थोड़ा सा ऊपर लंबोसैक्रल प्लेक्सस, और लंबोसैक्रल प्लेक्सस से नर्व जाता है पैर में। तो ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करता है लंबोसैक्रल प्लेक्सस में, वो डैमेज होता है तो वहां से जो नर्व इम्पल्स जा रहा है लेग में, पैर में, वो नहीं जा पाता है। तो पैर के मसल को अगर मोटर इम्पल्स नहीं मिलता है तो काम नहीं करता है, धीरे धीरे मसल्स डिजनरेट हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो फिजियोथेरेपी से थोड़ा सा मसल में स्ट्रेंथ देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। इसलिए इसका बेस्ट इलाज, और अगर छोड़ दिया गया, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो धीरे धीरे रेस्पिरेटरी मसल काम करना बंद कर देता है और बच्चे का डेथ हो जाता है। छोटे बच्चे में ये इन्फेक्शन है, 5 साल के उम्र तक के बच्चे में इन्फेक्शन। तो इसका जो प्रोफाइलैक्सिस है वो है वैक्सीनेशन, और वैक्सीन में इसमें जो
साफ और साबीन वैक्सीन। साफ और साबीन ये अलग अलग पर्सन थे, इन्होंने मिलकर वैक्सीन तैयार किया। ओरल वैक्सीन है, साफ और साबीन वैक्सीन कहते हैं, ओरल ड्रॉप पोलियो का। तो 5 साल से छोटे बच्चे, हर बच्चे को जो पोलियो ड्रॉप दिया जाता है, एक भी बच्चा अगर छूट गया तो बताया कि इन्फेक्शन हो सकता है 10 मिनट। तो ये बार बार इस तरह का वैक्सीनेशन के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया WHO ने, जिसको पल्स पोलियो प्रोग्राम कहा है। और इसका मकसद था टू इरेडिकेट द पोलियो फ्रॉम दिस प्लैनेट, यानी अर्थ से पोलियो को खत्म करना। तो अर्थ से खत्म वो ना हो, इंडिया से ये खत्म हो गया है पल्स पोलियो प्रोग्राम। इट इज फंडेड बाय WHO, पूरा पैसा वगैरह WHO देती है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये अभी इंडिया में सक्सेसफुल रहा। पोलियो तो अभी नहीं है। और पोलियो पेशेंट का अगर लास्ट मतलब स्टेज होता है तो आयरन लंग मशीन देते हैं, यानी वेंटिलेटर पे जिंदा रख सकते हैं, पर वो सर्वाइव। इसलिए प्रोफाइलैक्सिस बहुत जरूरी है। और जैसे ही हो अर्ली स्टेज में इलाज करेंगे तो कम से कम पैर ही डैमेज होगा, बाकी तो तो ये पोलियो। और लास्ट जो वायरल डिजीज डिस्कस करें हम लोग, रैबीज। ये भी देखिए बहुत खतरनाक, आसपास में जो दशक होता है, आजकल जो स्ट्रीट डॉग्स है, मोस्ट ऑफ देम आर रैबिड। रैबिड डॉग को पहचान सकते हैं तो काफी ज्यादा बार्किंग करेगा, काफी भूखेगा और उसके माउथ से सलाइवा रिलीज होता है, तो समझ जाइए रैबिड है। ज्यादातर रैबिड बिहेवियर एबनॉर्मल होगा, काट लेगा तो एक पर्सन को रैबिज होता है। तो रैबिड का जो वायरस है वो रैप्टो वायरस है, RNA वायरस है। और इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है कि कैरियर ऑफ दिस वायरस आर एक्चुअली द एनिमल्स। इट मे बी मंकीज या फिर कोई भी हो सकता है, मंकी हो सकता है, डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, रैट हो सकता है, कोई भी एनिमल इसका कैरियर हो सकता है। और जब वो एनिमल किसी ह्यूमन को बाइट करेगा तो ये उसके जब बाइट करेगा तो हो सकता है कि हल्का अगर वो ब्लीडिंग हो गया उसके माउथ में, ज्यादातर चांसेस होता है तो ये इंटर कर जाएगा इनटू द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन। जहाँ बाइट किया वहां से चला जाएगा ब्लड सर्कुलेशन, एंड इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, ब्रेन को अफेक्ट करता है। इसका पैथोजेनिसिटी या सबसे दुखद मामला है इससे रिलेटेड कि जिसको कोई रैबिस हुआ है, जिस पर्सन को उसको मालूम हो गया है कि उसको रैबिस, और वो जानता है कि उसका डेथ हो जाएगा, वो बचेगा, तो ये बड़ा खतरनाक पहलू है। वो अपनी डेथ का इंतजार करता है। तो सिम्टम, अर्ली सिम्टम क्या आता है कि हाइड्रोफोबिया, यानी पानी को देखेगा तो डर लगेगा, पानी पी नहीं सकता है। एरोफोबिया, हवा चलेगी, हवा का आवाज भी सुनेगा तो उसका स्पार्क हो जाएगा, यहाँ पे गला जो है उसका सिकुड़ जाएगा, पानी भी नहीं पी सकता। और धीरे धीरे फिर पर्सन इंटर्स इनटू कोमा, ब्रेन डैमेज हो जाता है बिकॉज ये वायरस तो ब्रेन को इन्फेक्ट किया है, और कोमा में चला जाता है। और फिर तो इसके लिए वैक्सीन है, अगर कुत्ता वगैरह काटता है पहले तो जानवर को वैक्सीनेट कर देते हैं कि वो रैबिट का वैक्सीन दे देते हैं कि वो एंटी रैबिट वैक्सीन दिया जाता है कि वो रैबिस नहीं हो जानवर में। और अगर हो जाता है तो फिर ह्यूमन में भी दिया जाता है, टॉक्सोइड देते हैं, यानी एंटीबॉडी बना बनाया डालते हैं, बहुत कॉस्टली है। पहले तो 14 इंजेक्शन होता था, अभी एक सिंगल इंजेक्शन देते हैं, लेकिन बहुत कॉस्टली है, हर जगह मिलता भी। तो इसलिए इसका यही है कि रैबिट डॉग या कोई भी जानवर उसको मारना और उसके बाइट से, काटने से अपना बचाव। तो ये सारा बैक्टीरिया और वायरल डिजीज डिस्कस कर लिया। और कल हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटोजोन पैरासाइट, जिसमें मलेरिया पैरासाइट डिस्कस करेंगे। मलेरिया पैरासाइट से क्वेश्चन भी रह सकता है, तो मलेरिया पैरासाइट पर डिस्कस करेंगे। आपके NCERT में भी है उसका वो, लेकिन NCERT में थोड़ा शॉर्ट में बनाया, थोड़ा डिटेल बताएंगे। ठीक, थैंक यू।